नमस्कार, स्वागत है आपका। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो यहाँ पर मार्केट्स में खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। चाहे पाम हो, सोयाबीन, सभी में दबाव है। क्या है कारण और इस गिरावट का भारत में किस तरह का इम्पैक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है? और जो इंटरनेशनल ट्रेड कंसर्न्स हैं, स्पेशली चाइना को लेकर, जिस तरह से रिटेलिएटरी टैरिफ्स में हमने लगातार बढ़त आते हुए देखी है, किस तरह से इंडिया उससे अछूता है या इम्पैक्टेड है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हैं और साथ ही सोपा के ईडी डीएन पाठक। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एंड क्लियरली कच्चे तेल से लेकर सोना एंड इंडस्ट्रियल कमोडिटीज और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी हमने काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। अगर पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो करीबन 11% की गिरावट यहाँ पर रबर में देखने को मिली है, 6% कॉटन कमज़ोर है, शुगर के प्राइसेस में 2.5% की गिरावट है पिछले एक हफ्ते में। और जहाँ तक पाम, सोयाबीन की बात है, यहाँ पर भी करीबन 4 से 5% की गिरावट के साथ कारोबार। अतुल जी, कैसे आप देखते हैं ओवरऑल इम्पैक्ट को? क्योंकि इंडियन मार्केट्स इन सम सेंस यहाँ पर इम्पैक्टेड तो है ही, और हमने वो प्राइस इम्पैक्ट भी यहाँ पर कैरी ऑन होता हुआ देखा है। देखिए, आज की तारीख में जो भी इम्पोर्टेंट है वो केवल मैक्रो रह गया है। तो सुबह सुबह जब अपने लोग उठते हैं तो देखते हैं कि आज ट्रंप ने क्या बोला एंड हाउ दैट विल इम्पैक्ट द मार्केट। और आज अगर सारी कमोडिटीज का आप देखिए ना, उसका डिमांड सप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। ऑब्वियसली इस सिनेरियो में तो डिमांड तो डेफिनेटली अफेक्टेड हुई है, चाहे वो एडिबल ऑयल्स हो, चाहे वो शुगर हो। और मैं तो देख रहा हूँ कि काफी कुछ और चीजों में भी जो मूड ऑफ द नेशन है ना, और मैं समझता हूँ इंटरनेशनली ऑल्सो जो मूड है वो थोड़ा मायूस हो रखा है। और अभी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आगे मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये जो लड़ाई हो रही है दो हाथियों के बीच में, इसमें और लोग भी थोड़े बहुत तो पिसेंगे। अभी 5 मिनट पहले मैं एक चाइना बात कर रहा था। कॉन्ट्रेरी टू जो हम लोगों को इम्प्रेशन है कि चाइना यूएस से ऑलमोस्ट 20% उनका जो वो है एक्सपोर्ट, वो चाइना को जाता, यूएसए को जाता है। पर शायद ऐसा नहीं है। अभी उनका चाइना वाले का कहना था कि शायद केवल 15% ही रह गया है। एंड चाइनीज एज अ सोसाइटी इज वेरी वेरी रेजिलियंट। तो वहां पे तो अब ये मैसेज चला गया है कि थोड़ा अभी मीट खाना कम करो और ये सब चीजें खाना कम करो। और जहां तक मैं समझता हूँ इस लड़ाई का असर होगा अपनी कमोडिटीज में, सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा यूएसए का सोयाबीन का फार्मर। क्योंकि सोयाबीन तो यूएसए का, वहां अब चाइना जाएगा नहीं। और जो भी है वो मैं समझता हूँ फॉर ब्राजीलियंस एंड अर्जेंटीनियंस ये पार्टी टाइम हो गया है। और जहां तक एडिबल ऑयल के फ्लो का सवाल है, मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत यूएसए से जरूर हिंदुस्तान की तरफ थोड़ा तेल ज्यादा आना चालू होगा। बट हिंदुस्तान में भी अभी डिमांड बड़ी म्यूटेड है और अभी भी डिमांड कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो सिग्नल्स अभी मतलब बाजार बड़ा वो है, असमंजस में है कि हाउ थिंग्स विल पैन आउट। तो इसलिए लोग मतलब अभी आज की तारीख में कोई लंबी चौड़ी खरीदारी भी नहीं कर रहे हैं। ओह वेल, एब्सोल्युटली अनसर्टनिटी टॉप गेम पे है यहाँ पर, और वो इम्पैक्ट्स हमने यहाँ पर आते हुए देखे भी हैं। और जैसे आपने कहा, जी हाँ, एवरी डे ये एक चेंजिंग सिनेरियो है। जिस तरह से हमने बाजारों को इतनी बुरी तरह से गिरते हुए देखा, आज थोड़ा सा बेहतरीन दिन है, इक्विटीज ऊपर है, करेंसीज में कुछ सपोर्ट देखने को मिला। रुपया ऑफ कोर्स टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन गया, लेकिन वो शायद कैचअप कर रहा है कि चाइनीज युआन में क्या हो रहा है। तो काफ़ी सारे यहाँ पर एडजस्टमेंट्स बनते हुए हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में देखे हैं। मिस्टर पाठक, आपकी क्या सेंस है? जैसे अतुल जी कह रहे हैं कि यूएस का सोयाबीन चाइना नहीं जाएगा, अर्जेंटीना, ब्राजील स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे वहां पर, तो क्या यूएस का सोयाबीन इंडिया आएगा? यूएस का सोयाबीन इंडिया नहीं आएगा, क्योंकि इंडिया को नॉन जीएम चाहिए। यूएस के पास थोड़ा सा सोयाबीन है नॉन जीएम, 5-7 लाख टन होता है, 10 लाख टन। उतने से इंडिया कुछ फर्क पड़ेगा। हालांकि यूएस गवर्नमेंट बहुत जोर शोर से बहुत लगी हुई है कि इंडिया को जो सोयाबीन हम इंपोर्ट करते हैं 4-5-6 लाख टन अफ्रीका से, वो हमको यूएस से इंपोर्ट करना चाहिए। वो नॉन जीएम हमको देने को तैयार है। लेकिन जो करंट सिनेरियो है प्राइसेस का, उसमें तो वायबल है नहीं। अगर ड्यूटीज इंडिया कम करने को तैयार हो जाता है काफी सब्सटेंशियली, जो कि अभी 45+10% है, तो फिर कुछ संभावना बन सकती है कि यूएस से कुछ सोयाबीन यहाँ आए। तेल पे इंडिया ड्यूटी कम करना
पार्टिकुलरली अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट मान सकता है कि तेल के कुछ ही खास क्वालिटी पे यूएस से हम तेल मंगाएं। लेकिन अभी जो स्थिति है ये सब बड़ी फ्लूइड है, ट्रम्प ड्रिवन है, और ट्रम्प को खुद ही नहीं मालूम है वो करना क्या चाहते हैं। और चाइना कभी भी ट्रम्प के सामने झुकेगा नहीं, क्योंकि जो जियो पॉलिटिक्स और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें अगर चाइना ऐसा करेगा तो फिर उनका लॉन्ग टर्म गोल जो है बड़ा अफेक्ट होगा। सब मिला के स्थिति अभी ऐसी फ्लूइड रहेगी। इंडिया को कोई बहुत बड़ा गेन इससे नहीं होने वाला है। अगर यूएस का एक्सपोर्ट सोयाबीन का 50 मिलियन टन का चाइना जाता था, अभी नहीं गया, तो एक बड़ी गिरावट सोयाबीन की कीमतों में आ सकती है, जिसका इंडिया पे भी असर हो सकता है। हालांकि हमारी कीमतें पहले ही इतनी ज्यादा गिरी हुई है कि इससे ज्यादा और क्या गिरेगी, पर कुछ असर उसका पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है। उन्होंने टैरिफ लगाया, चाइना ने 50% लगाया, फिर ट्रम्प ने बोल दिया कि मैं चाइना के वैसे लाएगा तो $1.5 बिलियन लगाऊंगा। आई थिंक दे हैव टू बैक अप अ लिटिल बोथ ऑफ देम, थोड़ा एक एक पीछे हटेंगे कदम, और उसके बाद कुछ सही स्थिति सामने आएगी। दूसरी बात, अगर हम बिल्कुल ही इंडिया स्पेसिफिक भी लें मिस्टर पाठक, तो जो मध्य प्रदेश का येलो गोल्ड जैसे जिसे कहा जाता है, जिस तरह की प्राइस डिक्लाइन, जिस तरह की यील्ड में प्रॉब्लम्स, जिस तरह से हमने ओवरऑल स्थिति यहाँ पर भी बनते हुए देखी है, अब एज ऑफ नाउ किस तरह की सेंस है? एज ऑफ नाउ देखिए, जो किसान से जब मैं बात करता हूँ, और ये जो प्राइसेस हमने इतने महीने से देखे कि बहुत कम है, तो किसान बड़ा डिजेक्टेड है। नॉट ओनली मध्य प्रदेश, इवन महाराष्ट्र में भी उसको लगता है कि हम तो ठगे जा रहे हैं। और किसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प ने क्या किया, उसको अपने से मतलब है, और सही है, क्योंकि जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है तो 4,000 रुपए में सोयाबीन बेच के बेचारा कहाँ जाएगा। तो कुछ डिमांड सप्लाई रही पहले, अभी ट्रम्प जी बीच में आ गए हैं, तो मुझे लगता है सोयाबीन की सोइंग कम होगी। इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि सोइंग कम होगी तो उपज भी कम होगी, तो हमको अगले साल फिर शायद प्राइसेस को बेहतर देखने को मिले। सोइंग कितनी कम होगी ये अभी कहना बड़ा मुहाल है, लेकिन मुझे लगता है कि एरिया सोयाबीन का कम होगा। और ये बड़ा एक डेंजरस ट्रेंड है, क्योंकि अगर किसान सोयाबीन से विमुख होना शुरू हो गया तो फिर जो हमको प्रोटीन चाहिए होता है करीब 80-90 लाख टन पर ईयर, जिसकी कीमत 60-70 लाख 70,000 करोड़ है, वो कहाँ से आएगा? वो हमको फिर इम्पोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो डिमांड तो रहेगी पोल्ट्री की। इसलिए वेल, जरूरी है एब्सोल्युटली। कि सोयाबीन की खेती हिंदुस्तान में होती रहे। जो बड़ा मुद्दा है, जो अतुल जी हमेशा उठाते हैं कि उपज बढ़ानी चाहिए, उस पर काम करने की जरूरत है। अभी देर आए दुरुस्त आए वाली बात है, अभी तक नहीं किया तो आप कर लें। नेशनल मिशन बन गया है, 1,500 करोड़ की एवरेज आएगी तो हम अपनी डिमांड मीट कर पाएंगे, प्लांट भी चलेंगे। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है, तो दैट इज सही काम वही होगा, तो उपज बढ़ेगी। मिस्टर पाठक, जो कॉन्वर्सेशंस अब यहाँ पर इन केस आपकी सरकार के साथ हैं, और क्योंकि जैसे आपने कहा, हमने भी कुछ एफपीओज किसानों से यहाँ पर चैनल पे बात की है, जिनका कहना है कि प्राइसेस नहीं मिल रहे, सोया से काम करने का दिल उठता जा रहा है, बहुत बड़े डेट क्रिएट हो गए हैं यहाँ पर सोया उगा के, तो क्लियरली टोटली डिजेक्शन है यहाँ पर किसानों में। किसानों में डिजेक्शन है, इंडस्ट्री में भी डिजेक्शन है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर इकट्ठे एकदम उन्होंने हमला किया। डीडीजीएस पहले आया, वो एक बड़ा इशू था, और उसके बाद ये भी ट्रम्प आ गया, उसके बाद डिमांड सप्लाई आ गई, प्राइसेस कम। लग रहा था कि प्राइसेस कुछ बढ़ेंगी, शायद अप्रैल मई जून आते आते कुछ होगा, लेकिन वो भी अभी होता दिख नहीं रहा है। ये तो अच्छी बात है कि नाफेड ने हमारी प्रार्थना मान के सोयाबीन बेचना बंद कर दिया है, नहीं तो हम लोग प्राइसेस और गिरते हुए देखते अभी। इसलिए एक 2 हफ्ते में प्राइसेस करीब 2,000 रुपए टन बढ़ी हैं, और शायद ऐसा रहेगा तो बुआई का टाइम आते आते कुछ प्राइस और फर्म अप हो सकती है। हालांकि मैं प्राइस पे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये रहेगा ऐसे ही। एमएसपी तक प्राइस पहुंचने की मुझे अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही करंट सिनेरियो में। क्लियरली काफ़ी एक बहुत गैप डाउन है यहाँ पर प्राइसेस देखा जाए तो। और अतुल जी, जैसे मिस्टर पाठक कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं यहाँ पर, एमएसपी तक भी इस साल प्राइसेस पहुंचे, उसकी भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, आगे जाके बुआई भी कम होगी, तो क्लियरली सोया एज अ होल के लिए कोई कहीं से भी कोई अच्छी खबर नहीं आती हुई। देखिए, मैं तो कभी भी सोया को ऑयल सीड गिनता ही नहीं हूं, मैं तो उसको प्रोटीन क्रॉप गिनता हूं। तो आज की तारीख में अगर 82% अपना जो उसका वो है, विच इज एसेंशियली प्रोटीन, उसका कंपटीशन तैयार हो गया है डीडीजीएस बहुत जबरदस्त। और मक्के के अंदर किसान को अच्छा सॉलिड पैसा मिल रहा है विज़ावी सोयाबीन। तो किसान का अगर डाइवर्ट होगा तो मैं समझता हूँ मक्के के ऊपर डेफिनेटली डाइवर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बोलते बोलते भी थक गए हैं कि डीडीजीएस के लिए कुछ अगर अपने नहीं करेंगे तो डेफिनेटली सोयाबीन 10
साल के बाद ये कहा जाएगा कि हिंदुस्तान में सोयाबीन पैदा होता था, तो ये डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड सिग्नल और ये सही सिग्नल है नहीं। तो इसकी तरफ कुछ ना कुछ तो तवज्जो देनी पड़ेगी। और मैं तो आज 40 साल पहले सोयाबीन इंडस्ट्री में आया था, तब भी 1 टन से कम की पैदावार थी पर हेक्टेयर, और आज भी मैं समझता हूँ 900 किलो से ऊपर नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर 12 मिलियन हेक्टेयर अपने सोयाबीन को दे रहे हैं और पैदा कर रहे हैं केवल लेस देन 12 मिलियन टन, तो कहीं ना कहीं गैप तो रहा है बिग टाइम इन टर्म्स ऑफ आवर यील्ड्स। आज वर्ल्ड पैदा कर रहा है 3 टन और हम लोग पैदा कर रहे हैं लेस देन 1 टन। तो कहीं ना कहीं जो वो देनी चाहिए थी मतलब तवज्जो, वो नहीं दी गई है। और जहां तक एडिबल ऑयल का सवाल है, मैं समझता हूँ, मेरा मानना ये है कि आने वाले दिनों में देखिए फॉरवर्ड जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं पाम के या सोयाबीन के, ये सारे नीचे आ रहे हैं बाजार। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा है कि बाजार हिंदुस्तान में या कहीं भाग जाएंगे, और ये जो अनसर्टेनिटीज हैं ये भी बाजारों को अभी ऊपर बहुत ज्यादा चलने नहीं देंगी। और जहां तक यूएसए से आने का सवाल है, बीन्स तो अभी नहीं आएंगी क्योंकि बीन्स तो हिंदुस्तान आज भी जीएम के खिलाफ है। पर ये जो सोयाबीन तेल है वो मैं समझता हूँ डेफिनेटली यूएसए से आएगा और आना चालू हो भी गया है। ऑल राइट, तो क्लियरली यहाँ पर सोया की जहाँ तक कंसर्न्स हैं कम होती हुई नहीं लग रही हैं। इंडियन फार्मर्स की बात की जाए, इंडियन ट्रेड की बात की जाए, ओवरऑल पॉलिसी, क्रॉप यील्ड, सारे कुछ में यहाँ पर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स नजर आते हुए। एंड जैसे कहा गया कि इंडिविजुअल फंडामेंटल्स में तो यहाँ पर प्रेशर है ही, लेकिन जिस तरह का मैक्रो प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है उससे भी सोयाबीन यहाँ पर अछूता नहीं है। तो क्लियरली जहाँ तक अच्छे दिन की बात है सोयाबीन के हिसाब से तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर बनते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मिस्टर पाठक, अतुल जी, आप दोनों का ही। और क्लियरली एक चिंता वाला विषय है, और जैसे आप दोनों ने कहा कि बातचीत हो रही है और काफी बार हो भी चुकी है, और आशा यही है कि सरकार यहाँ पर इसकी बात सुने भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर नॉन एग्री कमोडिटीज की, और यहाँ पर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए बताएंगे आपको। हमारे साथ अब एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी बने हुए हैं। जतिन, नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत सोने से ही करना चाहेंगे, क्योंकि एक मार्जिन कॉल्स की खबरें आ रही हैं, सेट ऑफ किया जा रहा है सोने को बाकी जिस तरह से मार्केट्स ने बिहेव किया है उसके साथ, और कुछ बहुत सेफ हेवन डिमांड हमने यहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट होते हुए देखी है। यहाँ से अब सोने की चाल कैसी रह सकती है? मनीषा, अगले 2 दिनों के हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट कपल ऑफ डेज मार्केट जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवेज रहेगा। थोड़ा सा प्राइसिंग करने का फैक्टर करेगा सीपीआई डेटा को जो यूएस में आने वाले हैं। उसके मुताबिक अगर देखने जाएंगे तो जो वॉलेटाइल रेंज बन रही है वो कहीं ना कहीं 87,000 ऑन द लोअर एंड और 89,500 ऑन द हायर एंड। और क्योंकि हम अभी रिसेंटली कल के दिन में अच्छी खासी लोअर लेवल्स टेस्ट करके आ चुके हैं, तो ये प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग ले रहा है। इतने दिनों में जो भी शॉर्ट्स हुए हैं उसको थोड़ी सी कवरेज हो रही है, प्रॉफिट बुक किए जा रहे हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। साथ ही साथ में कॉमेक्स गोल्ड ने भी अच्छे सपोर्ट लिए हैं 2950 के पास में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3040 3050 के लेवल्स जो एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। फिर वहां से एक बार जरूर रिव्यू करना होगा कि वहां से सेलिंग प्रेशर और अब्जॉर्ब कर पाता है कि नहीं कर पाता है, क्योंकि जो नेक्स्ट डेटा अपडेट है वो सीपीआई की तरफ से है, और जो भी उसके अंदर नंबर्स आते हैं और किस तरह से अनफोल्ड होता है उसकी तरफ से मुझे लग रहा है रिएक्शंस रहेंगे। और साथ ही साथ में इवनिंग सेशन में डेफिनेटली यूएस मार्केट का रिएक्शन तो आ ही जाता है। हम रोज देख रहे हैं कि जिस तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। सो रेंज वॉलेटिलिटी के साथ में यहाँ पे ट्रेड की रिकमेंडेशन रहेगी 87,500 से 87,600 के आसपास जो है वो खरीदने की राय रहेगी गोल्ड के अंदर। 87 के नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है, स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटी है। हायर साइड पर जैसे मैंने बताया कि 89,000 से लेके 89,250 के आसपास के टारगेट रहेंगे। जतिन, चांदी में भी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसके बाद अब खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। एक्चुअली जिस तरह का तेजी मेटल्स में आया है, एक अपॉर्चुनिटी बाइंग या टेक्निकल बाउंस ही अगर कहें तो उसका सपोर्ट चांदी में भी देखने को मिला। ओवरऑल इंडस्ट्रियल मेटल्स एंड देन चांदी इंक्लूडेड, यहाँ पर आपको लगता है कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अब बन सकती है? या करेक्ट, राइटली पॉइंटेड। जिस तरह से ओवरसोल्ड मार्केट है गोल्ड सिल्वर का, स्पेशली सिल्वर के अंदर तो काफी हद तक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड है।
मोर देन 12% की सेल ऑफ जो है हम देख चुके हैं सिल्वर के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइव हो रहा है, और जो हायर लेवल्स पे जहाँ पर सेलिंग प्रेशर जो है मुझे दिख रहा है वो अराउंड 91,000 से लेके 92,500। तो मुझे लग रहा है इसके पहले तो कोई भी बड़ी सेलिंग फिलहाल यहाँ पे मार्केट में नहीं देखने मिल सकती है। सो जो भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज रहेंगी वो अराउंड और यहाँ से 2 से 3% ऊपर बढ़त में होने के बाद मिलेंगी। सो यहाँ पर ट्रैप हो सकते हैं जो भी शॉर्ट सेलर्स इस लेवल के आसपास करेंगे। सो एडवाइजेबल नहीं है फिलहाल ये लेवल्स पे सेलिंग करने की। इनफैक्ट एग्रेसिव ट्रेडर्स जो हैं वो यहाँ से बाइंग की साइड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। 89,000 से लेके 88,600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव जोन है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइजेस जो है वो 88,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए देखने मिलेंगे, और हायर साइड पर 91,000 से लेके 92,000 के आसपास के लेवल्स पहले अचीव होंगे इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। स्टॉप लॉस जो है रिस्पेक्टिवली अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है 88,000 से लेके 87,000 जैसे आपकी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए आप ऑप्शंस के माध्यम से उसको हेज भी कर सकते हैं, और अगर जो कम रिस्क से लेना ट्रेड करना चाहते हैं तो वो सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से कर सकते हैं। 95,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको ट्रेडिंग के लिहाज से ले सकते हैं। 600 के आसपास उसकी रेट चल रही है, 400 के नीचे उसका स्टॉप लॉस रहेगा, और हायर साइड पे 850-900 तक का टारगेट रहेगा। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट ट्रेड लेना है, हाईली वोलेटाइल मार्केट है, स्टॉप लॉस के बिना प्लीज ट्रेड ना करें। जतिन, साथ ही साथ क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो ओवरनाइट हमने 2% की तेजी आते हुए देखी, 1.5% की तेजी आते हुए देखी है, एंड ओवरऑल मार्केट्स में आज थोड़ी सी स्टेबल रही भी है, एक पॉज की तरह से देखें, आपको लगता है फिर से गिरावट आएगी क्योंकि फंडामेंटल्स तो कोई सपोर्टिव है नहीं? जी मनीषा, पूरा ही टैरिफ को लेकर के जो भी अपडेट रहेगी उसके पीछे मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करेगा। अभी फिलहाल ओपेक और ओपेक प्लस की तरफ से कोई स्ट्रांग न्यूज़ नहीं है कि जिस तरह से क्रूड को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि टैरिफ की वजह से जितने भी स्लो डाउन की अपेक्षाएं रखी हुई है मार्केट के अंदर, तो उसके कारण से क्रूड जो है वो कहीं ना कहीं गिरावट के साथ में ही ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सेलिंग ऑन राइस की ही अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखनी चाहिए। लोअर एंड पे बाइंग करना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे। स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 5350 से लेके 5450 के रेंज के अंदर है। यहाँ से करीब करीब 70-80 पॉइंट्स और 150 पॉइंट्स ऊपर में जो है वो रिस्क एपेटाइट बना हुआ है। फेवरेबल ट्रेड वही बन रहा है 5350 के पास, और 5400 के आसपास शॉर्ट करेंगे तो 5500 का स्टॉप लॉस बनता है इसमें, और लोअर एंड पर देखने जाएंगे तो 5100 से लेके 5000 के टारगेट्स के हिसाब से इसके अंदर सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी ज्यादा फेवरेबल लग रही है मुझे, क्योंकि नाइमेक्स ने जब से $65 का लेवल्स ब्रेक किया है उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो इसके अंदर फंस चुका है क्रूड ऑयल जो है वो। सो जो भी अपडेट रहेंगी वो टैरिफ्स के कारण ही इसके ऊपर क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट आएंगे। अभी फिलहाल वही जो है वो उसको ड्राइव कर रही है प्राइसेस को। फेयर पॉइंट। जतिन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम कमोडिटीज पर अपनी स्ट्रैटेजीज भी प्रेजेंट करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे, लेकर आएंगे आवाज समाचार।